हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आप इस एनसीईआरटी सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी बुक का कौन सा है। 7th क्लास की ज्योग्राफी बुक का वो है हमारा चैप्टर 4 जिस चैप्टर का नाम है एयर। आज हमें पूरा जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो एयर के बारे में पढ़ना है कि एयर का कंपोजिशन क्या है एंड जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट क्या है एंड टेम्परेचर क्या है, एयर प्रेशर क्या है। ये हमारे चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक्स हैं एंड कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। तो इन टॉपिक्स के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो चलिए एक करके हम देखते हैं, बने रहिए आप लोग वीडियो में अंत तक, राइट। चलिए देखते हैं एयर क्या है। एयर क्या है? एयर एक हमारी अर्थ पर ये हमारी अर्थ है। अर्थ पर एयर जो है ना वो एक ब्लैंकेट के तरीके से काम करता है। ये गैसेस का एक ब्लैंकेट रहता है। ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं जो कि एक तरीके से ब्लैंकेट का काम करती हैं। ब्लैंकेट का काम क्या होता है? ब्लैंकेट का काम होता है कि इसे किसी चीज़ को ढक लेना, है ना। और इसमें जो भी जैसे हीट आती है वो इस अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखना, है ना। तो ये होता है ब्लैंकेट का काम। इसी तरीके से जो हमारी एयर है वो भी हमारे अर्थ का ब्लैंकेट की तरीके से काम करती है ना। अब जैसे ही सन से रेज आती हैं तो ये जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट कुछ जो रेज रहती है हार्मफुल रहती है उन्हें ये रिफ्लेक्ट कर देता है सन से, एंड कुछ रहती है जिनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या रहता है कि हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर एक रहने लायक रहता है, मतलब जहाँ पे एक जीवन संभव है, जहाँ पे हम रह सकते हैं उस लायक हमारा टेम्परेचर यहाँ पे बना रहता है, कंडीशन बनी रहती है, राइट। तो ये एयर रहती है उनका इस तरीके से कम रहता है। तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ये मैनी गैसेस से बना हुआ है। मैनी गैसेस रहती हैं, जैसे इसमें हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 बोलते हैं, एंड ऑल अदर गैसेस, है ना। बहुत सारी गैसेस रहते हैं, हीलियम, है ना। बहुत सारी गैसेस रहती हैं एंड इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, है ना। डस्ट पार्टिकल्स ये हमारी एयर में प्रेजेंट रहती है। बहुत सारी गैसेस रहती हैं। ये कुछ मेन गैसेस हैं जिनका कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए यहाँ पे इनका नाम लिखा गया है। तो चलिए इनका कितना कंपोजिशन इसमें रहता है, कितना अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है गैसेस का, वो देखते हैं एक चार्ट के थ्रू। हम देखते हैं चार्ट के थ्रू इसे। जो नाइट्रोजन है ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 78% पाई जाती है, ऑलमोस्ट 78%। नाइट्रोजन 78%, राइट। एंड ऑक्सीजन है ऑलमोस्ट 21%, राइट। एंड हम देखेंगे एक और गैस है जिसका नाम है आर्गन है ऑलमोस्ट 0.93%। एंड हम देखेंगे जो हमारा CO2 है, CO2 ध्यान रखिएगा ये आर्गन से कम कंपोजिशन है इसका। जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड ये पाई जाती है 0.03%। एंड जो ऑल अदर गैसेस हैं उनका कंपोजिशन बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है, जो कि रहता है ऑल अदर्स इसका रहता है 0.04%, राइट। इस तरीके से जो अदर गैसेस में बहुत सारे हीलियम आ जाएंगे, है ना। हीलियम और भी जो स्पेस में पाई जाती हैं बहुत सारी एटमॉस्फेयर में गैसेस जो पाई जाती हैं वो आ जाएंगी, जिसका कंपोजिशन
4% है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी नाइट्रोजन रहती है, देन ऑक्सीजन रहती है 21%, CO2 0.03% रहती है, एंड आर्गन 0.93% रहती है। तो इस तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें हमने एयर का कंपोजिशन देखा, राइट। अब इनके एक एक करके हम यूजेस देखते हैं कि इनके यूजेस क्या क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी लाइफ में इनके यूजेस क्या हैं। तो जो हम नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। ये जो प्लांट से हम ऑर्गेनिक जो फूड खाते हैं उससे हमें ये नाइट्रोजन मिलता है, डायरेक्ट हम एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं। जबकि जो प्लांट्स रहते हैं प्लांट्स इसे डायरेक्ट ना लेके ये कन्वर्ट करके इसके नाइट्रोजन से नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होके जो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं उनकी हेल्प से ये प्लांट्स अपनी रूट के थ्रू इसको नाइट्रोजन को लेते हैं और ये हम उसकी फूड में, इसलिए हमारे जो हम प्लांट से फूड लेते हैं उसमें ये फूड में शामिल हो जाते हैं ना। तो इसे डायरेक्ट प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को जब हम खाते हैं तो ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी में आ जाता है, राइट। इस तरीके से नाइट्रोजन का हमारी लाइफ में यूज है। देन हम देखेंगे ऑक्सीजन को तो हम मानते हैं कि इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि जो सांस लेते हैं एंड हमारी बॉडी है उसमें जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, क्रियाएं चल रही हैं, वो सब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती हैं, राइट। तो ये इसको एनिमल्स डायरेक्टली लेते हैं, इसको एनिमल्स लेते हैं, राइट। एंड प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इसको रिलीज करते हैं। जो प्लांट्स रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस रहती है फूड बनाने की, प्लांट्स में जो क्रिया रहती है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इसे रिलीज करते हैं, O2 को, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसको हम ले सकते हैं। इससे क्या रहता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा एक बैलेंस वे में बनी रहती है। हम O2 को लेते हैं एंड प्लांट इसको रिलीज करते हैं, राइट। देन है CO2 एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्यों है, क्योंकि जब सन से रेज आती हैं अर्थ के ऊपर, तो ये अपने ऊपर सन से जो रेज आती हैं उसको अपनी साइड से मतलब इसकी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके रखती है। जो CO2 क्या करती है, एक तरीके से ब्लैंकेट जैसा काम कर देती है, जैसे कि जो सन से रेज आती हैं वो इसके एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती हैं, मतलब चली जाती हैं, लेकिन कुछ ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो हमें रहने लायक गर्म रहता है, उतना हमें टेम्परेचर प्रोवाइड कर। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये सन है, सन एंड अर्थ, राइट। तो ये सन से जो रेडिएशंस आती हैं, ये जो CO2 है, CO2 इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके रखता है। जो रेडिएशंस आई हैं, जब ये बाहर जाएंगी, जो रिफ्लेक्ट होके जो सन की रेडिएशंस, उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसकी वजह से हमारी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, राइट। जिसकी वजह से ये टेम्परेचर गर्म रहता है। लेकिन क्या रहता है कि डे बाई डे अब CO2 की मात्रा बढ़ने से जो इंडस्ट्री रिलीज करती हैं, अदर एक्टिविटीज़ रहती हैं, उनकी वजह से CO2 का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल भी है। जैसे कि जो सी रहता है, सी का लेवल बढ़ता जा रहा है, सी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। एंड जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स हमने पढ़े हुए थे, ग्लेशियर से इनका पिघलने की वजह से, इनका मेल्ट होने की वजह से जो सी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जो कि फ्लड का कारण बनते हैं कोस्टल एरियाज में, राइट। तो ये इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कॉज आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ना, टेम्परेचर का कंटिन्यूसली बढ़ना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो टेम्परेचर CO2 की प्रेजेंस में ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारी अर्थ का, उसी को हम बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरीके से ये फिनोमेना कुछ नुकसानदायक भी होते हैं एंड कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी है इससे CO2 के यूज़, राइट। इस तरीके से ये गैसेस के कुछ यूज़ हुए, राइट। देन अब हम देखते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हमने पहले वाली क्लासेस में भी इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसका मोटा मोटा आइडिया लगाया था, एंड इसमें थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है।
एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर की 3 लेयर्स पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जो सबसे नीचे है, जो हमारी अर्थ सरफेस है उसके सबसे पास में है जो लेयर है, उसे हम बोल देते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, इसे हम जो सबसे नीची वाली जो लेयर रहती है एटमॉस्फेयर की, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर में सारी वेदर कंडीशंस होती हैं। वेदर होता है जैसे कि रेनफॉल हुआ, है ना, इस ट्रोपोस्फियर में जैसे कि रेनफॉल होता है, रेनफॉल एंड ऑल वेदर कंडीशंस, राइट, क्लाउड्स बनना, रेनफॉल होना, है ना, टेम्परेचर जो रहता है। और इसका जैसे जैसे हम इस ट्रोपोस्फियर में जाएंगे ना, इसका टेम्परेचर घटता रहता है। जैसे जैसे हम इसकी ऊंचाई में जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ में, राइट। एंड ये जो पाया जाता है 13 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। इसके बाद वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर एंड बीच वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं मीजोस्फियर। एंड देन है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के बाद है एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर के बाद है एक्सोस्फियर, राइट। इसके बाद स्पेस आ जाता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में हमारी एक गैस पाई जाती है जिसे हम बोल देते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है, ओजोन एक गैस है जिसे O3 भी बोलते हैं। ओजोन है ना, ओजोन गैस पाई जाती है हमारे इस स्ट्रेटोस्फियर वाले लेयर में, जो कि हमारे सन से आने वाली हार्मफुल रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर का ये काम है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ये 50, इसकी जो हाइट लिमिट है वो है 50 किलोमीटर। हाइट लिमिट है इसकी 50 किलोमीटर, राइट। इसके बाद जो मीजोस्फियर है, मीजोस्फियर की जो हाइट है 80 किलोमीटर तक है। एंड जो यहाँ पर जो मीजोस्फियर में क्या होता है, यहाँ पे जो मेटेओराइट्स रहते हैं, जो हमने देखा था कि जो टूटता हुआ तारा, जो इस तरीके से टूटता हुआ तारा हमें दिखता है, वो कंडीशन इसी में रहती है। मेटेओराइट्स इसमें पाए जाते हैं। मेटेओराइट्स इसमें बर्न होते हैं मीजोस्फियर में, है ना, मेटेओराइट्स इसमें बर्न होते हैं, राइट, जो मीजोस्फियर वाली लेयर है। देन इसके बाद है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या रहता है, थर्मोस्फियर में एक आयनोस्फियर वाली लेयर भी पाई जाती है। आयनोस्फियर क्यों आयनोस्फियर क्यों बोले, जो आयंस रहती है, गैसेस क्या रहती है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाती है ना, वो अपनी एक फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे हम बोल देते हैं आयन। तो यहाँ पर जो गैसेस है वो आयन फॉर्म में पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे एक आयनोस्फियर जो है ना वो थर्मोस्फियर का ही पार्ट है, राइट। और यहाँ पे क्या रहता है, ये टेम्परेचर क्या होता है, जनरली इसका टेम्परेचर ना आयन की प्रेजेंस की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट। एंड यहाँ से जो रहती है, और यहाँ से जो रहती हैं, जैसे जो रेडियो वेव्स वगैरह, रेडियो वेव्स जो आती हैं, वो रेडियो वेव्स यहाँ से ही रिफ्लेक्ट होके आती है। रेडियो वेव्स यहाँ से रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है। जो हमारी अर्थ सरफेस से जो रेडियो वेव्स जाती हैं वो यहाँ थर्मोस्फियर से टकरा कर ये हमारी अर्थ पर वापस आ जाती हैं। तो इन्हें हम बोल देते हैं, ये होती है हमारी रेडियो वेव्स। तो ये जो फिनोमेना अकर होता है वो होता है हमारे थर्मोस्फियर में, राइट। एंड इसका टेम्परेचर हाइट के साथ इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एंड देन है हमारा एक्सोस्फियर हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका सबसे बाहर वाला पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट है। और इसमें क्या रहता है, हीलियम
एंड हाइड्रोजन जैसी जो हल्की गैस रहती हैं, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस हैं, हल्की गैसेस हैं, ये गैसेस इसमें पाई जाती हैं, हल्की गैसेस रहती है। इसके बाद जो रहता है वो स्पेस आ जाता है, स्पेस वाला पार्ट आ जाता है। तो इसमें जैसे हम जाएंगे, अब देखेंगे टेम्परेचर का क्या वो रहता है। जैसे हम ये हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो घटेगा ट्रोपोस्फेयर में, एंड स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ये टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में ये टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है, एंड मीजोस्फीयर में ये टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग ये घट जाता है, एंड थर्मोस्फीयर में आयंस की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है, राइट। इस तरीके से इसके बाद जो टेम्परेचर रहता है वो एक्सोस्फीयर में वो बढ़ता ही जाता है, राइट। इस तरीके से ये टेम्परेचर का ये वेरिएशन रहता है लेयर वाइज, है ना। तो आप याद रख सकते हैं, ये रहता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर, ये हमारी एटमोस्फियर का स्ट्रक्चर हुआ। एंड इसमें जो लेयर्स रहती हैं, जो क्या बोलते हैं, जो एरोप्लेन वगैरह जो उड़ती हैं ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेदर, मतलब क्लाउड नहीं होते हैं। जो क्लाउड रहते हैं वो हमारी ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, और एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह वो इसी में उड़ते हैं, राइट। जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। तो ये हमारा कंपोजिशन हुआ एटमॉस्फेयर का। आई होप आपको समझ आया होगा। देन हम देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा है कि वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, क्या होता है वेदर एंड क्या होता है क्लाइमेट। तो जो वेदर है वो डे टू डे जो चेंजेस आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि कभी रेनफॉल हो जाना अचानक ही, है ना, रेनफॉल हो जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, रात में टेम्परेचर कम रहता है, दिन में टेम्परेचर का बढ़ जाना, एंड नाइट में रेन नहीं है, पता चले कि दिन में बारिश हो गई है ना। इस तरीके से फेनोमेना होते रहते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं वेदर यानी डे टू डे। वेदर होता है डे टू डे जो चेंजेस आते हैं, डे टू डे जो चेंजेस आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे हम बोल लेते हैं वेदर। जैसे कि रेनफॉल हो जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना या घट जाना, है ना, ये इसे हम बोल लेते हैं कि कभी कभी क्या हो जाना कि बहुत ज़्यादा, मतलब दिन है वो बहुत ज़्यादा सनी हो गया, बहुत ज़्यादा धूप हो गई, पता चले कि कभी कभी क्लाउड हो गए हैं, तो ये हमारे आते हैं वेदर में। एंड जो क्लाइमेट रहता है वो इस वेदर का एवरेज रहता है। बहुत सारी मैनी ईयर्स में जब हम अगर वेदर का एक एवरेज निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर एवरेज निकालेंगे, तो उसे हम बोल देते हैं क्लाइमेट। यानी ये डे टू डे एक्टिविटी नहीं रहती, ये डे टू डे का फेनोमेना नहीं रहता। क्लाइमेट एवरेज ऑफ वेदर रहता है, वो भी मैनी ईयर्स में, राइट। कम से कम इसके लिए 50 ईयर का काउंट किया जाता है। तो ये रहता है एवरेज ऑफ वेदर, है ना, एवरेज ऑफ वेदर। जैसे हम बोल लेते हैं कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, है ना, या फिर रेनी क्लाइमेट कहीं कहीं पे रहता है। जैसे कि हम अपने इंडिया का देखेंगे तो इस इंडिया के नॉर्थ वाले रीजन में जाएंगे तो कोल्ड क्लाइमेट रहता है। वहाँ पे जब हम देखेंगे जो विंटर वाला सीजन रहता है, वहाँ उस टाइम वहाँ पे कोल्ड रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। एंड सदर्न वाले पार्ट में देखेंगे तो वहाँ कंटिन्यूसली टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, वहाँ हॉट सीजन रहता है ज़्यादातर। इस तरीके से क्लाइमेट होता है एंड ये वेदर होता है, राइट। अब इसमें जो वेदर है उसमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट में, वो है कि टेम्परेचर क्या होता है। हम टेम्परेचर जनरली सुनते हैं कॉमनली, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर रहता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस की डिग्री को ही हम टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि कितना हॉट है कोई चीज़, कितनी हॉट है उसकी डिग्री, मतलब वो कितनी हॉट है, या फिर कोई चीज़ कितनी कोल्ड है, कितनी ठंडी है, उसकी डिग्री को हम बोल लेते हैं टेम्परेचर, राइट। जैसे डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर, राइट। जैसे कि 15 डिग्री
सेल्सियस, इसे जो टेम्परेचर है उसे सेल्सियस में मीजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में इसकी मीजर किया जाता है, इसकी यूनिट है, राइट। तो ये रहता है टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, जैसे ही हमारा सन है ये हमारा, इसकी रेज हमारी अर्थ पर इस तरीके से, सन की रेज ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, इस पर पड़ती हैं। तो इससे क्या रहता है, जिस एरिया में ही सन की रेज ज़्यादा पड़ेंगी वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रेज आती हैं वो हॉट रहती हैं, वो गर्म रहती हैं, इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है। जिस एरिया का जहाँ पर सन की रेज का आना या सन की कितनी लाइट हमारी अर्थ पर पड़ रही है उसको हम इंसोलेशन, एक वर्ड है इंसोलेशन यूज किया जाता है, कि मतलब जितना ज़्यादा हमारे अर्थ पर इंसोलेशन होगा, सन की रेज पड़ेंगी, उतना ही ज़्यादा हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। एंड जहाँ पर ये रेज कम पड़ेंगी वहाँ पर इंसोलेशन कम होगा एंड हमारी अर्थ का टेम्परेचर वो कम रहेगा, राइट। तो ये हमारा ये टेम्परेचर हुआ। देन हम देखते हैं एयर प्रेशर क्या होता है एंड एयर प्रेशर कैसे डेवलप होता है। एयर प्रेशर क्या होता है कि एयर मास के द्वारा हमारी बॉडी पर या अर्थ सरफेस पर एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लगाया गया एयर के द्वारा, है ना। ये एयर है, एयर का किसी पर्टिकुलर एरिया में इसका कितना वेट है उसी को हम बोल लेते हैं एयर प्रेशर, राइट, है ना। एयर प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी भी जगह पर देखें कि एयर के द्वारा उसका कितना वेट है, राइट। इस सपोज दैट कि ये पर्टिकुलर एरिया है, ये एयर वेट है। अब इस कितना एयर वेट है इस पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम बोल लेते हैं एयर प्रेशर, राइट। तो जो एयर प्रेशर रहता है, जैसे वार्म एयर रहती है एंड कोल्ड एयर रहती है, दो टाइप की एयर रहती है, वार्म एयर एंड कोल्ड एयर। तो क्या रहता है, जो वार्म एयर रहती है ये जो हीट होके ये लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है वार्म एयर, जिसकी वजह से क्या करती है, ये लाइट होने की वजह से इसका वेट कम हो जाता है, वार्म एयर का वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करती है, जो पर्टिकुलर एरिया में वार्म एयर रहेगी वहाँ का जो प्रेशर है वो कम रहेगा, वहाँ का एयर प्रेशर है वो लो रहेगा। तो जहाँ पे वार्म एयर रहती है वहाँ का प्रेशर लो प्रेशर रहता है। एंड जो कोल्ड एयर रहती है ये डेंस रहती है, बहुत ज़्यादा डेंस रहती है और हैवी रहती है जो कोल्ड एयर रहती है, क्योंकि ये सिंक रहती है, कंडेंस रहती है, इस वजह से यहाँ का जो प्रेशर रहेगा वो हाई एयर प्रेशर रहेगा। जहाँ पर कोल्ड एयर रहेगी वहाँ का हाई एयर प्रेशर रहेगा और जहाँ पर वार्म एयर है वहाँ पर लो प्रेशर रहेगा। और हमें पता है कि जो एयर है, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड हमेशा मूव करती है ना। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूव करती है। तो इसका ये एयर प्रेशर वाला फेनोमेना हुआ। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि एयर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक कुछ दिए थे वो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किए एंड कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, प्रेशर बेल्ट्स वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था चैप्टर 4 का एंड सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का टॉपिक एंड वीडियो समाप्त करते हैं एंड क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।